अस्सलाम वालेकुम। आजकल दुनिया में आग और पानी की होली खेली जा रही है। मुख्तलिफ़ तरह की जंगें लगी हुई हैं। एक तरफ रूस की जंग है, एक दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंग है, और एक और जंग चल रही है जिसका हम नोटिस नहीं कर रहे, और वो है खामोशी की जंग। और ये खामोशी की जंग बहुत क़यामत ख़ेज़ है, क्योंकि ये जंगें तो लोकलाइज लड़ी जा रही हैं रूस ईरान की। ये जो खामोशी की जंग लड़ी जा रही है, ये पूरी दुनिया के लिए ये ख़तरनाक है। पूरा प्लैनेट उसकी लपेट में है। तो ये खामोश दुश्मन कौन है, मैं आपको बताता हूँ। ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान, जो कि गरीब ममालिक में शुमार होता है, पाकिस्तान में तो पानी ने क़यामत मचाई हुई है, फ्लड्स ने क़यामत मचाई हुई है। सड़कें जो हैं 3-3 फुट पानी में डूब गई हैं, लोगों के घर बेसमेंट्स डूब गई हैं, कच्चे मकानात गिर गए हैं। तो और दूसरी तरफ हीट वेव आई हुई है, उनकी वजह से लोग जो हैं वो स्ट्रोक लगने की वजह से उनके बीमार हो रहे हैं और उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो पाकिस्तान में हम पहले ही ये तमाशा देख चुके हैं कि हमारे पास ये फ्लड पहली दफ़ा नहीं आया है। मैं उसका बाद में जिक्र करता हूँ पाकिस्तान की डिटेल में। पहले मैं यूरोप की बात कर लूँ कि वहाँ पे आग की कौन सी होली खेली जा रही है। वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे स्पेन और फ्रांस के अंदर ख़ास तौर के ऊपर आग ही आग लगी हुई है, हर तरफ आग है। लोग कह रहे हैं दिस इज़ रेड हेल, ये लाल रंग की जहन्नुम है। तो इस हद तक, और लोग इतने खौफज़दा हैं वहाँ पे, इतने पैनिकी हैं, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि यहाँ इस तरह का डिज़ास्टर उन पढ़े लिखे लोगों में, उन डेवलप्ड मुल्कों में भी हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है इस जंग में, अब ये खामोशी की जंग में, अब ये भी देखना होगा कि यूरोपियन का या डेवलप्ड मुल्कों का नुकसान ज़्यादा होगा या हमारे जैसे गरीब पाकिस्तान के मुल्कों ने। फ़िलहाल तो यूरोप का ये हाल है कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उनकी सारी जो अडेप्टेशन पॉलिसीज़ हैं वो फ्लॉप हो गई हैं, पैरालाइज हो गई हैं। मैक्रॉन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उसने भी ये कहा है कि द करंट क्राइसिस इज़ द वर्स्ट वन आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये वर्स्ट क्राइसिस है जो हम देख रहे हैं। फ्रांस में इस वक्त टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर रहा है, और वहाँ पे इतनी गर्मी की लहर इन लोगों ने नहीं देखी होती। ये जो यूरोप के लोग हैं ना, ये 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कंफर्टेबल रहते हैं और उसके आदी हुए होते हैं। अगर वहाँ का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तो वो लोग, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और अगर 38 पे चला जाए तो वो लोग दुहाई डाल देते हैं और लोग उनके मरने शुरू हो जाते हैं। और लेकिन अभी तो ये 45 तक टेम्परेचर चला गया है फ्रांस के अंदर। स्पेन में भी 40 या 42 क्रॉस कर गया है। तो उन लोगों की तो आप हालत देखिए कि उनके लिए तो ये अनटॉलरेबल है। और फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, वहाँ के जो सेन रिवर है उसके अंदर 3 से 4 दर्जन लोग, वो उन्होंने छलांगें लगाई थी पानी में, वो डूब के मर गए हैं। और उससे बाय द वे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई, अगर कभी आप पेरिस जाएं तो वहाँ सेन रिवर के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर ना लव लॉक लगे हुए हैं। उनकी मिथ ये है कि आप अगर मोहब्बत करते हैं ना तो आप दोनों का नाम लिख के ना तो उसको लॉक करके उनके ब्रिजेस के ऊपर, उनके जो वहाँ पे जंगला लगा होता है उसमें वो ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दें। तो ये आपकी अमर मोहब्बत की जीत है। तो ये एक बाय द वे मैंने बात की थी, वैसे मैंने भी ये काम किया था। अच्छा, तो वहाँ पे आग ही आग है। फ्रांस के अंदर 2.5 लाख लोग एवैक्यूएट किए जा चुके हैं और वहाँ पे ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। एफल टावर को जल्दी क्लोज़ किया जा रहा है हीट वेव की वजह से। वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो यकदम कम हो गए हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई हैं, होटल्स में जो बुकिंग्स हुई थी वो कम होना शुरू हो गई हैं। इस हद तक वहाँ पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। और ये वाइल्ड फायर अब तक फ्रांस के अंदर 160 स्क्वायर मील के अंदर ये नुकसान पहुँचा चुका है। गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, एमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, स्कूल बंद हैं, और जो गरीब आदमी के जो अपार्टमेंट्स हैं वो ओवर हीटेड हुए हैं। अमीर आदमी जो है वो तो होटलों में शिफ्ट हो गए हैं, एयर कंडीशनर होटल्स के अंदर। तो हम जो एक्शन नहीं ले रहे ना इस खामोश जंग के मुकाबले पे, हमारी ये दुनिया जो एक्शन नहीं ले रही, ह्यूमैनिटी जो एक्शन नहीं ले रही, इसके एक्शन ना लेने की कॉस्ट ज़्यादा है। तो कुछ कर लें तो कॉस्ट कम हो जाएगी। सो फार फ्रांस के अंदर 209
बिलियन यूरो का नुकसान हो चुका है। अब स्पेन में भी इमरजेंसी लगी थी, 23 जुलाई को लगाई गई थी, रिकॉर्ड हीट ब्रेकिंग थी वहाँ पे भी, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उन लोगों के लिए इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो वहाँ भी जंगलों में आग ही आग लगी है, इसको कहते हैं वाइल्ड फायर। तो ये खुश्क मौसम में, ड्राउट में और ये तेज़ हवा चलने से ये जंगलों में आग लग जाती है और फिर वो फैलती चली जाती है, और फिर इस तरह जंगल से जंगल वो फिर वहाँ पे इफ़ेक्ट होते जाती हैं। तो उस एरिया में जो अगर लोग रह रहे होते हैं उनको इवैक्यूएट करवाना पड़ता है, उनके घर खाली कराने पड़ते हैं और उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। तो जनाब, अगर यूरोप प्रिपेयर नहीं है इस खामोश जंग के लिए, और अगर यूरोप की पॉलिसीज़ और यूरोप के सारे स्टेप्स जो हैं अगर वो फेल हो रहे हैं, अगर यूरोप के अडेप्टेशन मेजर्स इनएडिक्वेट हैं, तो और इनके पास फंड भी बहुत हैं, या अभी भी इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये रीबिल्ड कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, घरों को, रोड्स को, ब्रिजेस को, बिल्डिंग्स को, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क तो हम रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वहाँ पे भी क़यामत मची हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और वहाँ पे अब जो अडेप्टेशन मेजर्स में वो मज़ीद स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड वो उसका तयन किया जाएगा, स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वार्निंग सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, प्रिपेयर्डनेस को बेहतर किया जाएगा, और इस तरह अडेप्टेशन और मिटिगेशन पे काम किया जाएगा। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। इस वक्त आपको भी पता है पाकिस्तान में दोनों चीज़ें हुई हैं, हीट वेव भी बहुत क़यामत की थी, और पाकिस्तान में आम शाम टेम्परेचर जो है 46 to 50 जो है वो समर में क्रॉस कर जाता है। लेकिन हम लोग आदी हैं, वो आदी नहीं है, हम फिर भी आदी हैं, हम इन डिज़ास्टर्स के आदी हैं। हम बहुत बहुत बड़े हम लोगों ने सदमे जो हैं और झटके जो हैं वो हमने सहे हुए हैं, लेकिन यूरोपियंस नहीं। हमारे अभी जो इस जुलाई में अभी जो सैलाब आए हैं चंद दिन पहले, सड़कें डूब गई हैं, 3-3 फुट पानी में सड़कें खड़ी हो गई हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं, लोगों के तय खानों में पानी आ गया। डेवलप्ड इलाकों में, अच्छे इलाकों में तय खाने डूब गए हैं, और बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो नई डेवलप सोसाइटियां हैं वो पानी में डूब गई हैं। और उसके बाद मुझे 2022 के जो फ्लड्स हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। अगर हमने उनसे भी सबक नहीं सीखा तो फिर हमारा जो डिक्लाइन है वो बहुत तेज़ी से इस खामोश जंग की तरफ जा रहा है, और हम इसकी लपेट में शिद्दत से आते जा रहे हैं। देखिए 2022 के फ्लड में हमारा $32 बिलियन का लॉस हुआ था, और हमारी 7,500 रोड तबाह हो गई थी, 7.5 लाख जो मवेशी थे वो हलाक हो गए थे, 1700 डेथ्स हो गई थी, 1 मिलियन 10 लाख लोग जो हैं जो घर हैं वो पानी की नज़र हो गए थे, स्कूल्स जो है वो बंद हो गए थे, 2 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हो गए थे, और 1 मिलियन फार्मर, 10 लाख फार्मर इन अर्बन एरिया से, ख़ास तौर पे सिंध की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इतना नुकसान हुआ था, वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर गए। तो ये जो पाकिस्तान में ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और लैंडस्लाइड्स हो रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे वो ग्लेशियर बस्ट लेक्स बन रही हैं, तो ये तमाम की तमाम ये हमारे यहाँ ये इंडिकेशंस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तबाही मचा रहा है, और ना पाकिस्तान सीरियसली ले रहा है, और ना यूरोप सीरियसली ले रहा है, और ना वो तमाम ममालिक जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, रशिया है, वो उस पर कोई कान धरने को तैयार नहीं है कि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ही कम कर दें। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का अब जो पिछले साल जो फ्लड्स आए थे ना, इसमें तो $32 बिलियन का लॉस हुआ, जो 2025 में फ्लड्स आए थे उसमें $3 बिलियन का लॉस हुआ, और अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो इसका कैलकुलेशन होगी कि कितना फाइनेंशियल लॉस होगा। तो पाकिस्तान के बारे में भी अब हमें इस वक्त जो सारा मुत्तफ़िका राय है इंटरनेशनल एजेंसीज़ की भी, कि पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए हर साल 2 से 7 बिलियन रिक्वायर्ड हैं, और पाकिस्तान को 2035 तक 500+ बिलियन रिक्वायर्ड होंगे। तो ये कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं हैं, बाहर से फंडिंग भी हमें नहीं मिल रही, लॉस एंड डैमेज फंड जो है वहाँ से भी हमें फंडिंग नहीं आई,
اس کے بعد جو $32 بلین کا جو لاس ہوا تھا اس کے لیے بھی جن ملکوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کو کمپنسیٹ کریں گے انہوں نے بھی اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا. تو پاکستان تو کسی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو سیریسلی نہ لے، اور ہم سیریسلی اس کو نہیں لے رہے. ہم انپریپیئرڈ ہیں اور ریپیٹڈلی یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہر سال ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوئی لیسن نہیں سیکھ رہے. تو پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان بھی دیا ہوا ہے کہ جناب 2030 تک ہم 50% جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہے وہ کم کریں گے، 30% الیکٹرک وہیکلز روڈز پہ لائیں گے، 30% رینیوبل انرجی پہ آئیں گے، اور ہم نے کلائمیٹ پالیسی بھی اناؤنس کی تھی 2021 میں. لیکن یہ سب چیزیں اسی طرح کھٹائی میں ہیں اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، کیونکہ نہ ول ہے، نہ کمٹمنٹ ہے، اور نہ فنڈز ہیں. تو اس حوالے سے ابھی بھی جو ہمارا 2026 اور 27 کا بجٹ آیا ہے، آپ کو ایک طرف $2 سے $7 بلین ریکوائرڈ ہے، تو پاکستان نے آپ کو پینٹس دی ہیں. پاکستان نے پینٹس سے مراد یہ کہ اتنی سی اماؤنٹ کس کے لیے؟ کلائمیٹ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف $84 ملین، یعنی یو ریکوائر بلینز اور آپ کو اتنی سی اماؤنٹ دے کے رکھایا جا رہا ہے. تو پاکستان کا بنے گا کیا؟ تو جناب یہ ہے خاموش جنگ، دنیا میں شروع ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے لیسن نہیں سیکھ رہے. آپ لوگ اگر مزید ان کے بارے میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اور فرانس اور اسپین کے حوالے سے اور امریکہ اور کینیڈا کے حوالے سے، تو اگر آپ مزید نیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیوڈ ویلاش ویلز بہت اچھا ہے جو گلوبل وارمنگ پہ اوپر لکھتا ہے. نیو یارک ٹائمز میں اس کے بڑے ریگولر آرٹیکل چھپتے ہیں. اس نے کتاب بھی لکھی 2017 میں، اس نے یہ لکھی تھی، اور اس کا نام تھا دی انہیبیٹیبل ارتھ، یعنی کہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی. اور اس نے اس کتاب میں پریڈکٹ کیا تھا کہ دنیا کا ٹیمپریچر 2 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے، اور ہم اتنے بجٹ کے، ہم اتنے ٹیمپریچر کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوئی ہیں، جیسے پیرس ایگریمنٹ ہے 2015 کا، اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے، سیریسلی لیا جائے. پھر ہر سال جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہر سال جو کانفرنس ہوتی ہے، جس کو COP کانفرنس کہا جاتا ہے، کانفرنس آف پارٹیز، ان کو سیریسلی لیا جائے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں امپرومنٹ کی جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیومینٹی از ٹو سلو. تو اینڈ دی گلوبل وارمنگ رائٹ، اٹ از کریٹنگ ہیل ان دا ورلڈ. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال بھی رکھیے گا. اللہ حافظ.